साल 1992 की एक रात एक छोटी लड़की सिर्फ अपनी भाई की टॉय बोट लेने पूल के पास गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पूल के अंदर कोई ऐसी चीज छुपी है जो इंसानों को जिंदा निगल जाती है। रेबेका अचानक नींद से जाग जाती है क्योंकि बाहर से एक अजीब आवाज आ रही थी और वो आवाज उसके घर के पीछे बने स्विमिंग पूल से आ रही थी। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पानी पर एक छोटी टॉय बोट तैरती हुई दिखाई देती है। ये वही बोट थी जो उसके भाई टॉमी की खो गई थी। रेबेका तुरंत टॉमी के कमरे में जाती है, लेकिन टॉमी बहुत बीमार था और कोई जवाब तक नहीं देता। अब रेबेका अकेले ही पूल के पास चली जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था और पानी बिल्कुल शांत। वो एक नेट से बोट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बोट धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगती है। रेबेका जैसे ही हाथ बढ़ाती है तभी अचानक पानी के अंदर से कोई चीज उसका हाथ पकड़ लेती है। एक इनविजिबल फोर्स उसे नीचे खींचने लगती है। रेबेका घबराकर स्ट्रगल करती है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस ऊपर आ जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है, रेबेका पूल से बाहर आओ। वो राहत की सांस लेकर पीछे देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ जाता है। वो बाहर निकलने लगती है, तभी उसकी नजर फिर से उसी टॉय बोट पर पड़ती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो दोबारा बोट पकड़ने जाती है, लेकिन इस बार वही अनसीन फोर्स उसे सीधा पानी के अंदर खींच लेती है और रेबेका हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कई साल बाद वॉलर फैमिली एक नया घर ढूंढ रही होती है। फैमिली में थे रे, उसकी वाइफ ईव और उनके दो बच्चे इजी और एलियट। रे पहले एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन एक डेंजरस इंजरी ने उसका पूरा करियर खत्म कर दिया। अब वो बस अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी चाहता था। एक दिन उन्हें एक बड़ा और काफी सस्ता घर मिलता है। घर शानदार था, लेकिन एक चीज सबसे अलग थी। बैकयार्ड में बना एक पुराना स्विमिंग पूल। पूल के ऊपर एक बड़ी टार्प ढकी हुई थी। रे क्यूरियोसिटी में उसके पास जाता है, तभी उसे वहां एक पुरानी बेसबॉल दिखाई देती है। वो बॉल उठाता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधा टार्प के ऊपर गिरता है और टार्प धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगती है। रे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे नीचे खींच रही हो। कुछ सेकंड तक उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली डर जाती है और फैसला करती है कि शायद ये घर सही नहीं है। लेकिन अगले दिन डॉक्टर रे को और भी बुरी खबर देता है। उसकी इंजरी अब सिर्फ इंजरी नहीं रही थी, उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो चुकी थी। मतलब उसका बेसबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म। अब उसके लिए सिर्फ लाइट एक्सरसाइज ही पॉसिबल थी और स्विमिंग उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन थी। यही सुनकर रे एक शॉकिंग आइडिया देता है, क्या हम वही पूल वाला घर खरीद लें? उसे लगता है शायद वही पूल उसे फिर से बेहतर महसूस करा सकता है। कुछ दिनों बाद फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। घर की सफाई शुरू होती है और एलियट को पूल ड्रेन साफ करने का काम मिलता है। जैसे ही वो ड्रेन के अंदर हाथ डालता है, उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है और उसी समय ड्रेन से गंदा काला पानी बाहर निकलने लगता है। पूरा माहौल अचानक डरावना हो जाता है। बाद में पूल क्लीनर्स आते हैं और उनका लीडर एक शॉकिंग बात बताता है। उसके मुताबिक ये कोई नॉर्मल पूल नहीं था, ये एक नेचुरल पूल था जिसका पानी जमीन के नीचे से आता था और खुद ही साफ रहता था। ऐसे पूल्स बहुत रेयर होते हैं। पूल साफ होने के बाद फैमिली फाइनली रिलैक्स करने लगती है और तभी कुछ अजीब होने लगता है। रे जब भी पानी में जाता उसका शरीर पहले से बेहतर महसूस करता, उसकी ताकत वापस आने लगती है और उसे फिर से उम्मीद दिखने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ उस पूल में कुछ बेहद खतरनाक भी छुपा हुआ था। उसी रात ईव अकेले पूल में स्विमिंग कर रही होती है, तभी अचानक उसे पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है। एलियट की कैट दूर बैठकर पूल को घूर रही थी, जैसे उसे पानी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा हो। ईव उसे इग्नोर करके स्विमिंग करती रहती है। तभी उसे पूल के पास रे जैसा कोई इंसान खड़ा दिखाई देता है। ईव दोबारा देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय पूल की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और धीरे धीरे बंद हो जाती है। डरकर ईव तुरंत पूल से बाहर निकलती है और रे से पूछती है कि क्या वो बाहर था, लेकिन रे कहता है कि वो पूरे समय सो रहा था। उस रात एलियट की कैट फिर पूल के पास जाती है। तभी पानी में एक टॉय बोट तैरती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेबेका ने सालों पहले देखी थी। अब पता चलता है कि ये वही हाउस है जहां रेबेका गायब हुई थी। अगली सुबह कैट गायब मिलती है, सिर्फ उसका कॉलर पूल में तैर रहा था। एलियट टूट जाता है। तभी रे नोटिस करता है कि उसके हाथ का कट पूरी तरह हील हो चुका है। इसके बाद रे फिर से रात में चोरी छिपे पूल में स्विमिंग करने लगता है। हर बार पानी में जाते ही उसकी बॉडी पहले से बेहतर महसूस होने लगती है। डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रे की रिकवरी असामान्य तरीके से हो रही थी। अब रे को लगने लगता है कि शायद वो फिर से नॉर्मल लाइफ जी
जी सकता है। एक दिन एलियट अकेले पूल में कॉइन गेम खेल रहा होता है, तभी अचानक पानी में कॉइन्स गिरने लगते हैं, जैसे कोई उसे पूल के डीप एरिया की तरफ बुला रहा हो। आखिरी कॉइन ड्रेन के पास गिरता है। एलियट जैसे ही उसे उठाता है, उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर ऊपर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज पूल के अंदर बने डार्क ओपनिंग से आती है। ये रिबेका की आवाज थी। वो एलियट से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसका टॉय वापस कर देगी। एलियट ओपनिंग के अंदर अपना टॉय देखता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक सड़ा हुआ हाथ उसका टॉय पकड़ लेता है। एलियट डर कर तुरंत बाहर भाग जाता है। जब ईव पूल चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। रे भी एलियट की बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है एलियट इमेजिनेशन कर रहा है, इसलिए वो स्कूल के बच्चों के लिए एक पूल पार्टी रखने का फैसला करता है। अगले दिन रे स्कूल की बेसबॉल टीम के साथ प्रैक्टिस करता है। पहले वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में वही ताकत लौट आती है जो उसे पूल में महसूस होती थी। इस बार वो एक परफेक्ट होम रन मार देता है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन एलियट और इजी समझ चुके थे कि रे के साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। उसी रात रे और ईव डिनर पर चले जाते हैं और इजी घर पर रुकती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ पूल में मार्को पोलो खेल रही होती है। तभी अचानक पूल की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फिर पूरा पूल अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे पूल के अंदर कोई चीज इजी को देख रही थी। पानी के नीचे एक डरावनी शैडो छुपी हुई थी, लेकिन इजी को लगा वो उसकी फ्रेंड है। वो उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाती है और तभी उसका सामना एक भयानक क्रिएचर से हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। इजी घबराकर स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस ऊपर आ जाती है। वो तेजी से सांस लेते हुए बाहर निकलती है। उसकी फ्रेंड शॉक में खड़ी थी। इजी डरते हुए कहती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा था, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि पानी में उनके अलावा कोई नहीं था। तभी उनके पेरेंट्स घर लौट आते हैं। इजी की फ्रेंड जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन इजी को पूरा यकीन था कि उसने कुछ खतरनाक देखा है। अगली सुबह एलियट उसकी रूम में जाता है। वो कहता है कि उसने नोटिस किया था कि इजी डरी हुई थी। उसे भी यकीन था कि पूल में कुछ है, लेकिन इजी नहीं चाहती थी कि उनके पेरेंट्स डर जाएं, इसलिए वो एलियट से ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। कुछ समय बाद फैमिली पूल पार्टी रखती है। घर में काफी लोग आते हैं और सब एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एलियट सीक्रेटली बेडरूम विंडो के पास एक कैमरा लगा देता है ताकि अगर पूल में कुछ अजीब हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। दूसरी तरफ रे को ताई नाम का एक बॉय मिलता है जो उससे ऑटोग्राफ मांगता है। रे बॉल को हाथ में लेकर नोटिस करता है कि उसके हिट से लेदर तक फट गया था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तभी पूल में एक गेम शुरू होता है जहां बच्चे अपने पेरेंट्स के शोल्डर्स पर बैठकर खेल रहे थे। रे भी तय को अपने शोल्डर्स पर बैठाकर पानी में उतर जाता है। उसी समय ईव अंदर हाउस एजेंट से बात कर रही थी। वो उसे पूल में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताती है, लाइट्स अपने आप बंद होना और एलियट का डर जाना। पहले तो एजेंट बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन दबाव डालने पर वो सच बता देती है। वो कहती है कि सालों पहले इसी घर में रिबेका नाम की लड़की पूल में गायब हो गई थी। उसके बाद लोग इस हाउस को हॉन्टेड मानने लगे और कोई यहाँ रहना नहीं चाहता था। लेकिन तभी पार्टी के दौरान कुछ भयानक हो जाता है। पूल के ड्रेन से एक काली शैडो बाहर निकलती है और धीरे धीरे पानी के अंदर रे की बॉडी में घुस जाती है। अचानक रे का बिहेवियर बदल जाता है, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ पानी में जाने लगता है। ताई अभी भी उसके शोल्डर्स पर बैठा था और अब वो पानी के अंदर डूबने लगता है। ताई स्ट्रगल करता है, लेकिन रे उसे कसकर पकड़े रहता है। आसपास कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन हिडन कैमरा से एलियट सब देख लेता है। वो घबराकर ईव को बुलाने भागता है। तभी ताई के पेरेंट्स देख लेते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत पूल में कूदकर ताई को बाहर निकालते हैं। ताई बच जाता है, लेकिन उसके लेग्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसी समय रे भी पानी में अनकॉन्शियस मिलता है। फैमिली उसे बाहर निकालती है। सब लोग शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन ईव समहाउ ताई के पेरेंट्स को केस फाइल ना करने के लिए मना लेती है। हालांकि वो रे को वार्निंग देते हैं कि वो ताई और बेसबॉल टीम से दूर रहे। ईव को पूरा यकीन हो चुका था कि पूल में कुछ डेंजरस है। वो तुरंत घर छोड़ने का फैसला करती है और पैकिंग शुरू कर देती है, लेकिन रे जाने से मना कर देता है। उसके मुताबिक यही जगह उसकी जिंदगी वापस ला रही थी, क्योंकि पूल उसे हील कर रहा था। काफी समझाने के बाद ईव उसे कार में बैठाकर वहां से निकलती है, लेकिन रास्ते में अचानक रे की हालत खराब होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो पानी के बाहर भी डूब रहा हो। वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। मजबूर होकर फैमिली वापस उसी घर लौट आती है। अब ईव पूरी तरह डर चुकी थी। उसे समझ आ जाता
जाता है कि पूल में जो भी है उसका कंट्रोल रे पर बढ़ता जा रहा है। सच जानने के लिए ईव पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करती है और जो उसे पता चलता है वो बेहद शॉकिंग था। उस पूल में पहले भी कई लोग गायब हो चुके थे। आखिर सच जानने के लिए ईव मिसेस समर्स से मिलने जाती है, जो इस हाउस की प्रीवियस ओनर और रिबेका की मदर थी। ईव मिसेस समर्स को पूल में हो रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताती है और रिबेका के गायब होने का सच पूछती है। पहले मिसेस समर्स कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो एक खौफनाक सच रिवील करती है। वो बताती है कि सालों पहले डैमी नाम का एक हिडन विशिंग फाउंटेन था। कहा जाता था कि वो फाउंटेन किसी की भी विश पूरी कर सकता है, लेकिन हर विश के बदले उसे एक जिंदगी चाहिए होती थी और उसी फाउंटेन का पानी समहाउ इस पूल से जुड़ा हुआ था। इसलिए उस पूल में एक डेंजरस एंटिटी रहती थी। वो लोगों की विशेस पूरी करती थी, लेकिन बदले में किसी की जान ले लेती थी। फिर मिसेस समर्स एक और शॉकिंग बात बताती है। जिस रात रेबेका गायब हुई थी उस रात वो खुद अपने होश में नहीं थी। एंटिटी ने उसे कंट्रोल कर लिया था। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि उसका बीमार बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसकी कीमत रेबेका की जिंदगी बनी। ये सुनकर ईव पूरी तरह शॉक हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये पूल किसी को फ्री में हील नहीं करता। हर मिरेकल की एक कीमत होती है। डरते हुए ईव पूछती है कि वो अपनी फैमिली को कैसे बचा सकती है, लेकिन जवाब देने से पहले ही मिसेस समर्स की हालत अचानक खराब होने लगती है। उसे भी वैसा ही महसूस होता है जैसे वो पानी में डूब रही हो। फिर अचानक उसके आईज, नोज और माउथ से काला पानी निकलने लगता है। पोजेस्ड होने से पहले वो सिर्फ एक बात कहती है, द फाउंटेन विल ऑलवेज टेक इट्स प्राइस। इसके बाद ईव डर कर वहां से भाग जाती है और रे को बार बार कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उसी समय रे शावर में था और एंटिटी एक बार फिर उसे कंट्रोल कर लेती है। थोड़ी देर बाद इजी और एलियट स्कूल से घर लौटते हैं। घर में अजीब सन्नाटा था। एलियट किचन में पानी लेने जाता है, तभी उसे अपनी मिसिंग कैट की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे सीधे पूल तक ले जाती है। पूल में उसे एक फ्लोट पर शैडो दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो उसकी कैट है। एलियट ट्रैम्पोलिन पर चढ़कर उसके पास जाने लगता है। तभी पूल लाइट्स फिर फ्लिकर करने लगती हैं और टार्प अपने आप बंद होने लगता है। लेकिन जैसे ही एलियट फ्लोट के पास पहुंचता है, वहां उसकी कैट नहीं बल्कि वही डार्क एंटिटी थी। इससे पहले कि वो भाग पाता, एंटिटी उसे पकड़कर सीधे पानी के अंदर खींच लेती है। अंदर घर में इजी उसकी चीख सुन लेती है। वो भागकर बाहर आती है, लेकिन तब तक टार्प पूरी तरह बंद हो चुका था। वो उसे हटाने की कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है। तभी ईव घर पहुंचती है। दोनों मिलकर टार्प हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं हटता। मजबूर होकर ईव सीधे पूल में कूद जाती है। उसी समय इजी किचन में हेल्प के लिए फोन करने जाती है, लेकिन टूटे हुए ग्लास पर गिरकर उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। दूसरी तरफ ईव पूल के अंदर एलियट को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसे ड्रेन के पास एक डार्क ओपनिंग दिखाई देती है। ईव खुद को एक होज से बांधती है और उस अंधेरी टनल में चली जाती है। घर के अंदर रे आता है, लेकिन अब वो पूरी तरह पोजेस्ड था। वो इजी पर हमला कर देता है और कहता है कि एलियट को सैक्रिफाइस के लिए चुना गया है। इजी डर कर गराज में छुप जाती है और रे धीरे धीरे उसके पीछे आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईव उस डार्क टनल के अंदर आखिरकार एलियट को अनकॉन्शियस हालत में ढूंढ लेती है। वो तुरंत उसे लेकर वापस आने लगती है, लेकिन रास्ते में दर्जनों ट्रैप्ड स्पिरिट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। किसी तरह स्ट्रगल करके ईव वहां से निकल जाती है, लेकिन अब वो अंधेरे में रास्ता भटक चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने रेबेका की स्पिरिट दिखाई देती है। रेबेका बिना कुछ बोले ईव को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। आखिरकार ईव एलियट को लेकर सरफेस पर वापस आ जाती है, लेकिन एलियट सांस नहीं ले रहा था। ईव घबराकर उसे सीपीआर देने लगती है। तभी पीछे से पोजेस्ड रे आ जाता है और कहता है, यू कांट स्टॉप द सैक्रिफाइस। ऐसा लग रहा था कि अब फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी इजी बेसबॉल बैट लेकर आती है और रे पर हमला कर देती है। कई बार मारने के बाद रे जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए उसे होश वापस आ जाता है। फैमिली तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पूल से दूर जाते हैं, एलियट की हालत फिर खराब होने लगती है। डार्क फोर्स उसे वापस पूल की तरफ खींचने लगती है। तब रे को सच समझ आ जाता है, अगर सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ तो एलियट मर जाएगा। आंखों में आंसू लिए रे अपनी फैमिली की तरफ देखता है और उनसे माफी मांगता है। इजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे अपना फैसला कर चुका था। वो धीरे धीरे पूल की तरफ बढ़ता है, फिर अपनी फैमिली को आखिरी बार देखता है और सीधे पानी में कूद जाता है। उसी पल डार्क शैडोज पानी से बाहर निकलती हैं और रे को अंदर खींच लेती हैं और इसी के साथ सब खत्म हो जाता है। कर्स आखिरकार अपनी कीमत ले लेता है, लेकिन इस बार रे की
सैक्रिफाइस से उसकी फैमिली बच जाती है। कुछ समय बाद ईव, एलियट और इजी चुपचाप उसी पूल के पास खड़े होते हैं। वो बच तो गए थे लेकिन रे को हमेशा के लिए खो चुके थे। ईव कहती है कि अब उन्हें ये घर बेचकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन एलियट और इजी कुछ और सोच रहे थे। उनका कहना था कि अगर वो सच में अपने फादर को ऑनर करना चाहते हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे कभी किसी और फैमिली के साथ ऐसा ना हो। आखिरकार फैमिली मिलकर उस पूल को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है। वो पूरा पानी निकाल देते हैं और पूरे पूल को मिट्टी से भर देते हैं। उसी के साथ उस कर्स्ड फाउंटेन का कनेक्शन भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सालों पुरानी इविल पावर आखिरकार शांत हो जाती है। इसके बाद वॉलर फैमिली वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन उस पूल में जो कुछ हुआ था वो कभी नहीं भूल पाती। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।